सोनू कुमार मीणा, लेक्चरर मैकेनिकल इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। स्टूडेंट, हमने पिछले ई लेक्चर में पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सब्जेक्ट कोड ME 201। तो इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि मटेरियल क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, रिजिड मटेरियल के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उनके बारे में पढ़ा था। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जैसे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सब सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ लोड एक्टिंग ऑन द मशीन। जो हमारे मशीन होती है, जैसे लेथ मशीन हो, कोई सी मशीन होगी, तो उसमें कौन कौन से प्रकार के लोड लग सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला लोड है टेंसाइल लोड, जिसको तनाव भार बोलते हैं। टेंसाइल लोड किसी कंपोनेंट पर लगने वाला वह स्ट्रेट लोड है जो उस कंपोनेंट को पुलिंग करने का प्रयास करता है। टेंसाइल लोड क्या है? जो कोई किसी भी कंपोनेंट पे लग रहा है तो उसको खींचने का काम करता है, मतलब खींचेगा, पुल करने की कोशिश करेगा। जिसे खींचने से क्या होगा, उसकी लंबाई में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, टेंसाइल लोड समझ में आ गया? मतलब इसमें पुलिंग लोड लगता है जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब का अध्ययन किया जाता है। एक ज़्यादा हो जाए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए तो कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा ना, तो उस चीज़। फिर दूसरा लोड आता है कंप्रेसिव लोड, मतलब संपीड़न भार। ये तो तनाव हो गया, तनाव खिंचाव वाला हो गया पहला वाला। दूसरा हो गया संपीड़न, मतलब कंप्रेस करने वाला, दबाने वाला। ठीक है, तो इसको देखते हैं। डायग्राम से समझ सकते हो। पहले वाले में पुलिंग फोर्स लग रहा है, तो पहले मान लो कि ये जो डार्क वाला था पहले इस पोजीशन पे था। जैसे ही इसमें टेंसाइल लोड लगाया तो ये डॉटेड वाला मतलब कुछ लंबाई में चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया? कंप्रेसिव लोड की बात करते हैं तो ये डार्क वाला पहले ओरिजिनल ये था, ये बड़ा वाला। जैसे ही इसमें कंप्रेसिव लोड लगाया तो इसकी डायमेंशन चेंज हुई, मतलब कंप्रेस हुआ, लंबाई घटी इसकी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कंप्रेसिव लोड किसी कंपोनेंट पर लगने वाला वह स्ट्रेट सीधा भार है जो उस कंपोनेंट को पुश या दबाव या कंप्रेस करने का प्रयास करता है। अगर कंप्रेस करेगा तो उसकी लंबाई में घटने की संभावना होगी। टेंसाइल में क्या था? टेंसाइल में था खींच रहा है तो लंबाई में वृद्धि होने की चांसेस है। और कंप्रेसिव में क्या है? कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो उससे क्या होगा, लंबाई घटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो और बाकी तीसरा लोड आता है शियर लोड। शियर लोड मतलब कर्तन भार। शियर लोड कैसे लगता है? डायग्राम बना रखा है। शियर लोड जो कंपोनेंट के लंबाई के अक्ष, लंबाई क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्स में आ रही है ना लंबाई, वो लंबाई के अक्ष भी इधर हुआ, तो लंबाई के अक्ष के परपेंडिकुलर लग रहा है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर लंबवत लगता है। अर्थात जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो कि ये रोड ही ले लिया मैंने, रोड का क्या क्रॉस सेक्शन होता है, सर्कुलाकार होता है ना, वर्ताकार। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के समांतर ये देखो डायरेक्शन दे रखी है मैंने पी लोड की। तो शियर लोड कैसे लगता है? लंबाई के लंबवत और क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसके समांतर लगता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या कंसेप्ट है, कैसे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब मशीन के किसी कंपोनेंट पर बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, कोई सा भी कंपोनेंट होगा मशीन का जिस पे एक्सटर्नल लोडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके साइज में परिवर्तन या डिफॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कोई भी मशीन चल रही है, लेद मशीन चल रही है, ठीक है, तो उसके जो कंपोनेंट है उसमें एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी साइज में परिवर्तन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट
हो जाता है। इस परिवर्तन का विरोध करने के लिए कंपोनेंट पर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स उत्पन्न हो जाता है। कोई भी मशीन चली, बाहर लोडिंग लगेगी, मशीन चलेगी तो लोड तो आएगा ऐसे। अब लोड जो आ रहा है उससे क्या होगा, साइज में परिवर्तन होगा, डिफॉर्मेशन होने के चांसेस हो जाएगा। अगर मान लो हम ऐसे मटेरियल से बना रहे हैं जिस पर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो फिर वो यूजेबल नहीं रहेगा ना। तो हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि ऐसा मटेरियल यूज किया जाए जिससे ये जो बाह्य परिवर्तन होते हैं, साइज में परिवर्तन, डिफॉर्मेशन होते हैं, उनका विरोध करने वाला मटेरियल हो। तो इसमें आगे लिखा है ना, इस परिवर्तन का विरोध करने के लिए कंपोनेंट में क्या जनरेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, आंतरिक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की परिभाषा कैसे बनाएंगे। स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी कंपोनेंट पर बाह्य बल लगता है तो उसके साइज में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है, डिफॉर्मेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इस संभावना को का विरोध करने के लिए जो कंपोनेंट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हुआ, उसी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को ही स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं जो परिवर्तन या डिफॉर्मेशन कंपोनेंट में हुआ उस डिफॉर्मेशन को ही स्ट्रेन बोलते हैं। मान लो कि एल लंबाई थी, अब वो 2 सेंटीमीटर लंबाई अब 2.1 होगी, जो 0.1 का जो हुआ तो ये क्या कहलाएगा, डिफॉर्मेशन। तो इसे ही डिफॉर्मेशन कहते हैं, परिवर्तन को ही डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस P बराबर जो इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हुआ बटा एरिया। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, शियर स्ट्रेन को किसे स्मॉल ई से जनरेट करते हैं, और ये क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे ओरिजिनल लंबाई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस समझ में आ गया, जो बाहर बल लगता है जिससे जो साइज में परिवर्तन, साइज के परिवर्तन का विरोध करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होता है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को ही शियर स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस बोलते हैं। अब स्ट्रेस के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रेस। तो पहला क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, तनाव प्रतिबल। ठीक है, स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल बोलते हैं, टेंसाइल तनाव। यदि किसी कंपोनेंट पर इक्वल एंड अपोजिट खिंचाव बल लगाया जाए तो कंपोनेंट में आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, इसे ही टेंसाइल स्ट्रेस कहता है। टेंसाइल लोड पढ़ाया था, पुलिंग लोड को बोलते हैं, मतलब खिंचाव बल को। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक तो बराबर, जैसे P लगा रहा है, इधर की साइड में खींच रहा है, राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में खींच रहा है, तो क्या होगा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है दोनों का, लेकिन जो दिशा है वो विपरीत है। ये इधर की साइड में लेफ्ट में खींच रहा है, एक राइट में खींच रहा है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, डायमेंशन में चेंज आएगा, क्योंकि खींच रहा है ना। तो इसके अंदर इसका विरोध करने के लिए क्या होगा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स उत्पन्न होगा। इस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम समझ सकते हो, इधर खींचा तो मान लो इसको 2 सेक्शन में काट दिया, ये अगला वाला डायग्राम 2 सेक्शन में काट दिया, तो ये इधर खींचा तो इसके अंदर ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट, ये राइट में खींच रहा है तो लेफ्ट साइड में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स भी बराबर जनरेट होगा, नहीं तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ गया बात समझ में। फिर उसके बाद देखते हैं कंप्रेशन स्ट्रेस, संपीड़न बल प्रतिबल। ठीक है, तो संपीड़न क्या होता है, टेंसाइल तो देख ही लिया, इक्वल एंड अपोजिट पुलिंग फोर्स। ठीक है, अब संपीड़न प्रतिबल देखते हैं। यदि किसी कंपोनेंट पर क्रियाशील एक्सटर्नल फोर्स की प्रवृत्ति कंपोनेंट को संपीड़ित करने की हो तो इसके कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वो संपीड़न प्रतिबल कहलाएगा। पुलिंग में क्या होता है, जो खींच रहा था, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, किसी कंपोनेंट पर कंप्रेसिव जो बाह्य बल लग रहा है, जो उसको क्या करे, कंप्रेस करने, दबाने की कोशिश करे, पुश करने की कोशिश करे, तो उससे क्या होगा, लेंथ में कमी आएगी। लेंथ में कमी आ रही है तो क्या होगा, डायमेंशन चेंज होगी। डायमेंशन चेंज हो रही है
तो उसको विरोध करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो विरोध करेगी उसके कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को ही कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। आगे बात समझो। फिर देखते हैं शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल किसी पिंड या कंपोनेंट के दो भागों के बीच जो संपर्क में हो तब उत्पन्न होता है। ठीक है, दो सरफेस के बीच उन दोनों भागों के संपर्क सतह से स्पर्श दिशा में बराबर और विपरीत बल क्रियारत हो। शियर लोड कैसे लगता है? लंबाई के लंबवत और क्रॉस सेक्शन के समांतर। अब मान लो कि दो सतह है तो समांतर लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, कब लगेगा? जब वो दोनों स्पर्शीय समांतर के स्पर्शीय रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, दोनों भागों में संपर्क स्पर्श दिशा में बराबर और विपरीत दिशा में बल लगे, तो वो क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना, शियर स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? पी अपॉन एरिया। पी क्या होगा? जो बल है वह, और एरिया उसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसका भी मात्रा क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस के टाइप पढ़ लिया, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। लोड भी क्या होगा? टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर लोड। फिर उसके बाद देखते हैं स्ट्रेन के प्रकार। विकृति, मतलब जो डायमेंशन में चेंज हो रहा है, किस किस टाइप से डायमेंशन में चेंज हो सकता है, तो विकृति पढ़ते हैं। विकृति के प्रकार, तो पहली विकृति है टेंसाइल स्ट्रेन, तनाव विकृति। अब ये किसकी वजह से हो रही है? टेंसाइल लोडिंग की वजह से। जो खिंचाव बल लग रहा है, खिंचाव बल से क्या होगा? लंबाई में वृद्धि होगी। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ये लंबाई में जो वृद्धि हो रही है और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात कहलाता है। फॉर्मूले से ई टेंसाइल, लंबाई में जो वृद्धि हुई, जो टेंसाइल फोर्स के कारण जो लंबाई में वृद्धि होने की संभावना हुई, बटे जो उसकी ओरिजिनल लेंथ की थी। तो डायग्राम समझ सकते हो। और प्रारंभ में एल थी, जब इसमें टेंसाइल लोडिंग लगाई तो इसमें क्या होगा? तो डेल्टा एल बढ़ गया। ठीक है, तो क्या होगा? लंबाई में वृद्धि क्या हुई? डेल्टा एल, और ओरिजिनल जो वास्तविक लंबाई पहले क्या थी? एल। आगे समझ में। और इसकी यूनिट क्या होगी? डेल्टा एल की मीटर बटे मीटर, मतलब यूनिट लेस, मात्रकहीन होता है विकृति। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेन किसकी वजह से होता है? कंप्रेसिव लोडिंग होगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा? लंबाई में कमी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगा? जो लंबाई में जो संकुचन या कमी होने की संभावना है, वह प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो अब देखो, मान लो कि पहले एल लेंथ है, जब कंप्रेसिव लोडिंग लग रही है तो मान लो कि इसकी लंबाई में क्या होगा? डेल्टा एल कमी आ गई। डेल्टा एल कम आ गई, तो लंबाई में कमी क्या है? डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई एल। आगे बात समझो। तो सूत्र बन गया लंबाई में कमी बटा प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में कमी डेल्टा एल, प्रारंभिक लंबाई एल, इसके भी यूनिट लेस। फिर उसके बाद देखते हैं शियर स्ट्रेन, कर्तन विकृति। शियर स्ट्रेन क्या होगा? किसी घनाकार कंपोनेंट पर शियर फोर्स के प्रभाव से उत्पन्न कोणीय विरूपण के मापन को शियर स्ट्रेन कहता है। अब हम देख रहे थे कि जो उसमें खिंचाई कर रहे हैं, जो टेंसाइल लोडिंग में पुलिंग हो रहा है, तो पुलिंग में लेंथ बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, और कंप्रेसिव लोडिंग में क्या? कंप्रेस करने की कोशिश, जिसमें लंबाई में कमी होने की संभावना हो रही है। लेकिन शियर में क्या होता है? जो अलोंग दी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके समांतर लोडिंग लगती है, तो उस केस में क्या होगा? इसकी डायमेंशन में चेंज नहीं होता, लेकिन ये कुछ एंगल में टिल्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि ओरिजिनल डायग्राम है, एक कोई घनाकार कंपोनेंट है जिसका 2D ले लिया हमने, ए बी सी डी इस टाइप से है। जब इसमें जो लोड लग रहा है ऊपर ए बी प्लेट पे पी, और सी डी में भी ये इधर की साइड में पी लग रहा है,
ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो क्रॉस सेक्शन है उसके समांतर लग रहा है, इधर भी नीचे क्रॉस सेक्शन के समान में परिभाषा देखी थी कि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट होना चाहिए। तो इक्वल हो गया, पी इधर भी पी, तो और विपरीत दिशा में, तो ये क्या करेगा, इसकी डायम लेंथ किसी में चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसको कुछ थीटा या फाई एंगल पे टिल्ट कर देगा। तो इसके कारण जो कोण में जो बदलाव हुआ है उसे ही क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। अब मान लो कि ये डायमेंशन कैसे चेंज हुई, ए से ए डैश पे चला गया, बी से बी डैश पे चला गया, और सी और डी वही है, ठीक है। तो जो इस पर शियर फोर्स लगने के बाद जो डायमेंशन चेंज हुआ, ए डैश बी डैश सी डैश, तो इसमें क्या हुआ, तो चेंज क्या हुआ, पहला वाला इधर का डायग्राम दे, ए डैश और बी डी, ठीक है। फिर हो गया सी बी बी डैश बी डी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये फाई एंगल दे रखा है, फाई एंगल दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, फाई, तो टेन थीटा निकालने का, टेन थीटा क्या होता है ट्राइंगल के अंदर लंब बटे आधार। तो ये हो गया बी डैश बी डैश अपॉन बी सी, ए बराबर ए डैश ए अपॉन ए डी, ठीक है। थीटा न्यून है, तो न्यून है टेन थीटा बराबर थीटा, तो शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, थीटा। थीटा को यहाँ रेडियन में ले। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वस्तु के आयतन में परिवर्तन व प्रारंभिक आयतन का अनुपात वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। तो सूत्र क्या है, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा, पढ़ते रहो।